नमस्कार साथियों, पीसीएस सिंप्लीफाई चैनल पर आपका स्वागत है। जो हम लोग टेस्ट देख रहे हैं उसी में मैंने जो है कि टेस्ट ध्येय आईएएस के टेस्ट कुल टोटल 8 करा दिया है चैनल पे, और प्लेलिस्ट बना दिया, आप लोग जा करके देख सकते हैं। ठीक है, ध्येय आईएएस के कुल टोटल 8 टेस्ट कंप्लीट करा दिया जा चुका है। ठीक है, और आप लोगों के लिए जो ये यूथ कंपटीशन टाइम्स का जो प्रैक्टिस सेट आया है नया, इसमें 10 सेट दिए हैं। इसमें सी सेट भी है, तो सी सेट के भी टेस्ट हैं और समान अध्ययन के भी टेस्ट हैं, तो ये भी कराया जाएगा। और आप लोग चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक करिए, शेयर करिए, ताकि और भी लोग इस कार्यक्रम से का लाभ ले सकें। ठीक है, और आप लोग टेलीग्राम लिंक से जुड़ जाइए। और इसी चैनल पर बता दें आप लोगों को कि इसी चैनल पर 1 जनवरी 2024 से, ठीक है, 1 जनवरी 2024 से लगातार करंट अफेयर रिवाइज कराया जा रहा है। ठीक है, तो आप लोग जा करके देख सकते हैं, प्लेलिस्ट बना दिया गया है। ठीक है, आप लोग देख सकते हैं। तो चलिए देख लेते हैं क्या है। तो इसमें 10 प्रैक्टिस बुक सेट है। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं। तो पहला प्रश्न है, देख लेते हैं क्या है पहला प्रश्न। कि कौटिल्य के अर्थशास्त्र के अनुसार निम्नलिखित में से कौन से सही है। न्यायिक दंड के परिणाम स्वरूप कोई व्यक्ति दास हो सकता था, तो बिल्कुल सही दिया हुआ है। स्त्री दास अपने मालिक के संसर्ग से पुत्र जनन पर कानूनी तौर पर मुक्त हो जाती थी, तो ये भी सही दिया हुआ है। यदि स्त्री दास का मालिक उस स्त्री से पैदा हुए पुत्र का पिता हो, तो उस पुत्र को मालिक का पुत्र होने का कानूनी हक मिलता था, तो ये भी सही है। इस प्रकार देखें तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो पहले का डी हो जाएगा। और देखें तो कौटिल्य के अर्थशास्त्र में 9 प्रकार के दास के बारे में बताया गया है। कौन कौन से हैं, तो ध्वा जाहत है। उसके बाद से कौन से दास थे, तो उदर दास थे। ठीक है, उदर दास थे, उदर दास। उसके बाद से गृह जाते दास। ठीक है, गृह जाते दास। उसके बाद से देखें तो कृत दास। ठीक है, कृत दास। और कौन से ये थे दास थे, तो ये दंड प्रणीत दास। ठीक है, दंड प्रणीत दास। और दायागत दास। ठीक है, दायागत। उसके बाद से कौन से थे, ये उदरदास, उदरदास हो गया, सॉरी, ये लब्धदास। ठीक है, लब्धदास। और आत्मविकी एवं आयतक शामिल थे। ठीक है, तो इस प्रकार देखें तो कौटिल्य के अर्थशास्त्र में 9 प्रकार के दास बताए गए हैं। तो इसमें पहला जो है कि पहले का क्या हो जाएगा, तो पहले का डी हो जाएगा। अब दूसरा प्रश्न देख लेते हैं क्या है। निम्नलिखित में से कौन सा युग सही सुमेलित नहीं है। तो पहला अभिलेख दिया, एक और शासक दिए हैं। तो नासिक क्या है, नासिक दिया है गौतमी पुत्र, तो बिल्कुल सही दिया हुआ है। हाथी गुम्फा का खारवेल, ये भी सही दिया है। भीतरी क्या दिया है पे, तो पुलकेशी नृत्य दिया है, ये गलत दिया हुआ है, क्योंकि भीतरी क्या होगा, भीतरी का जो है कि स्कंदगुप्त होगा। ठीक है, स्कंदगुप्त होगा। और गिरनार क्या होगा, तो गिरनार का रुद्रावन प्रथम, तो ये सही है। इस प्रकार क्या हो जाएगा, दूसरा का आंसर देखें तो दूसरा का आंसर सी हो जाएगा, ये सही सुमेलित नहीं है। ठीक है, अब आगे देख लेते हैं क्या है प्रश्न। तीसरा प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। ये दिया हड़प्पा दयाराम साहनी, बी दिया है लोथल। ठीक है, बी दिया है लोथल एस आर राव, सी दिया है कुसूर कोटदा जेपी जोशी, डी दिया धौलावीरा बीके थापर। तो देखें तो हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने किया, तो दयाराम साहनी ने। लोथल की खोज कौन किया, तो एस आर राव ने। ठीक है, सुरकोटदा की तो जेपी जोशी ने। और धौलावीरा की खोज किसने किया, तो धौलावीरा की खोज जो है कि किसने किया था, तो धौलावीरा की खोज जो है कि तो डॉक्टर किसका नाम आता है, डॉक्टर जेपी जोशी ने किया था। ठीक है, कब, तो 1967 से 68 में। ठीक है, और ये कौन थे, तो डॉक्टर जेपी जोशी जो है कि डॉक्टर जेपी जोशी भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के ये अधिकारी थे। जबकि देखा जाए तो इसके उत्खनन का कार्य विस्तृत तौर पर कौन करते हैं, तो भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के अन्य अधिकारी कौन करते हैं, डॉक्टर आर.एस. बिष्ट करते हैं। ठीक है, आर.एस. बिष्ट करते हैं। कब होता है इनके मार्गदर्शन में, तो 1990 से 91 के लगभग होता है। ठीक है, और यहाँ से क्या मिला है, धौलावीरा से, तो यहाँ से सुरक्षा गृह के प्रमाण प्राप्त हुए हैं। तो इस पर क्या हो जाएगा, इसका आंसर तो तीसरे का डी हो जाएगा, ये सही सुमेलित नहीं है। आगे है कि सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। एक और वैदिक नदियाँ दी, एक और आधुनिक नाम दिया है। तो देखें क्या है, कुभा का क्या हो जाएगा, तो कुभा का काबुल हो जाएगा। परुष्णी क्या हो जाएगा, तो परुष्णी का रावी हो जाएगा। सदनीरा क्या होता है, सदनीरा का गंडक हो जाएगा। शतुर्दी का सतलज हो जाएगा। तो इस प्रकार देखें तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो ए का 1 और बी का 3 था। उसके बाद से सी का 1, डी का 4, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो चौथे का बी हो जाएगा। ठीक है, चौथे का बी हो जाएगा। अब आगे देख लेते हैं क्या है प्रश्न। 5वां प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी सिद्धांत जैन धर्म से संबंधित है। पहला है अनेकतावाद, दूसरा है सर्वस्तिवाद, तीसरा दिया है शून्यवाद, चौथा दिया है स्यादवाद। तो इसमें क्या देखना है, इसमें कि कौन सा जो है कि कौन सा जैन धर्म से संबंधित है।
तो इसमें जैन धर्म से कौन कौन सम्मिलित हो, अनेकतावाद, उसके बाद से स्यादवाद, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो पाँचवें का ए हो जाएगा, ठीक है, पाँचवें का ए हो जाएगा। और देखें तो इसके बारे में थोड़ा सा जाने हम लोग अनेकतावाद के बारे में, तो ये एवं स्यादवाद के बारे में जाने तो क्या था, तो ये जैन धर्म से तथा शून्यवाद एवं सर्वस्तिवाद बौद्ध धर्म से संबंधित है। और अनेकतावाद में देखा जाए तो अनेकतावाद और स्यादवाद में जैन दर्शन के मूल आधार हैं। अनेकतावाद की मान्यता है कि भिन्न भिन्न दृष्टिकोण से देखने पर सत्य और वास्तविकता भी अलग अलग समझ आती है, ठीक है। और जैन धर्म का दूसरा सिद्धांत क्या है, तो ये स्यादवाद है। और देखें तो जैन धर्म में ज्ञान जो है कि 5 प्रकार के बताए गए हैं। कौन कौन से, तो मति इंद्रिय जनित ज्ञान है, श्रुति श्रवण ज्ञान है, तीसरा है अवधि दिव्य ज्ञान है, चौथा कौन सा ज्ञान है, तो चौथा जो है कि मन पर्याय अन्य व्यक्तियों के मस्तिष्क का ज्ञान है, और कैवल्य पूर्ण ज्ञान है, ठीक है। तो इस प्रकार जैन धर्म में ज्ञान के 5 प्रकार बताए गए हैं। और कैवल्य की अवस्था क्या है, तो कैवल्य की अवस्था जैन धर्म में क्या माना गया है, तो मोक्ष की अवस्था है, ठीक है, मोक्ष की अवस्था है, जिसमें मनुष्य जीवन के आवागमन चक्र से क्या हो जाता है, तो मुक्त हो जाता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो 5वें का ए हो जाएगा। अब आगे देख लेते हैं क्या है प्रश्न। 6वां प्रश्न है कि सूची 1 को सूची 2 से सुमिलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कोड की सहायता से सही उत्तर को चुनिए। एक और क्या दिया है, तो एक और महाजनपद दिया है, एक और उसकी राजधानी दिया है। तो मत्स्य की राजधानी क्या है, तो मत्स्य की राजधानी क्या दिया है, तो देख लेते हैं। मत्स्य क्या हो जाएगा, तो मत्स्य का विराटनगर हो जाएगा, ठीक है, मत्स्य का विराटनगर हो जाएगा, तो ए का 3 हो जाएगा। कुरु का क्या हो जाएगा, तो कुरु का इंद्रप्रस्थ हो जाएगा, ठीक है, कुरु का इंद्रप्रस्थ हो जाएगा। सुरसेन का मथुरा हो जाएगा, और अस्मक का पोतन हो जाएगा, ठीक है, अस्मक का पोतन हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका आंसर देखें तो 6वें का सी हो जाएगा, ठीक है, 6वें का सी हो जाएगा। अब आगे देख लेते हैं क्या है प्रश्न। और इसके बारे में और जो राजधानियाँ थी उसके बारे में हम थोड़ा सा जान लें। तो अंग की राजधानी क्या थी, तो अंग की राजधानी जो है कि चंपा थी, ठीक है, अंग की राजधानी चंपा थी। मगध की राजधानी क्या थी, तो मगध की राजधानी राजगिरी तथा गिरिभद्र थी। वज्र की राजधानी क्या थी, तो वज्र की राजधानी वैशाली और मिथिला थी। काशी की राजधानी क्या थी, तो काशी की राजधानी वाराणसी थी। कौशल की राजधानी क्या था, तो कौशल की राजधानी श्रावस्ती उत्तरी कौशल और कुशावती दक्षिणी कौशल। मल्ल की राजधानी क्या थी, तो मल्ल की जो है कि पावा, मल्ल की राजधानी क्या थी, तो पावा जो है कहाँ पर है, कुशीनगर में है। वत्स की राजधानी क्या थी, तो ये कौशाम्बी थी, ठीक है। कुरु की राजधानी क्या थी, तो इंद्रप्रस्थ थी। और क्या दिया है, और पंचाल की राजधानी क्या थी, तो और जो है कि पंचाल की राजधानी क्या थी, तो पंचाल की राजधानी आपका अहिच्छत्र थी उत्तरी पंचाल और कांपिल्य दक्षिणी पंचाल। अवंती की राजधानी क्या थी, तो उज्जैनी थी उत्तरी अवंती और महिष्मती दक्षिणी अवंती थी। और एक और सी राजधानी है सुरसेन की राजधानी क्या थी, तो सुरसेन की राजधानी मथुरा थी। छेदी कहीं के मिलता है तो उसकी राजधानी क्या थी, तो सोथी थुवेती सुक्तिमती मिल है, ठीक है। मत्स्य की राजधानी क्या थी, तो मत्स्य की राजधानी विराटनगर या बैराट थी। अस्मा की राजधानी क्या थी, तो अस्मा की राजधानी पोतन या बोधन था, ठीक है। गंधार की राजधानी क्या थी, तो गंधार की राजधानी तहसीला थी। कंबोज की राजधानी क्या थी, तो कंबोज की राजधानी राजपुर या हाटक थी, ठीक है। अब आगे देख लेते हैं क्या है प्रश्न। और भी इसके बारे में थोड़ा सा देखें तो और भी जो फैक्ट हैं वो देख लेते हैं। तो कलिंग की प्रमुख नगर क्या थी, तो ये दंतपुर थी, ठीक है। कलिंग की पूछ लेता है कि कलिंग की प्रमुख नगर कौन सा, दंतपुर था, ठीक है। और आगे है कि और एक फैक्ट है कि सोबीर जो है कि सिंध का प्रमुख नगर रोरुक था और यह व्यापार का प्रमुख केंद्र था। और देखें तो आधुनिक जो है कि आधुनिक रुहेलखंड के बरेली, बंदायूं तथा फर्रुखाबाद के जिलों से मिलकर प्राचीन पंचाल महाजनपद बनता था। अब आगे देख लेते हैं क्या है प्रश्न। 7वां प्रश्न कि भारत के इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित युगों पर विचार कीजिए। एरीपति क्या दिया है, एरीपति भूमि जिससे मिलने वाला राजस्व अलग के से ग्राम जलाशय के रख रखाव के लिए निर्धारित कर दिया जाता था। तो देखें तो ये सही दिया हुआ है, ठीक है। तन्यूर क्या होता है, तो तन्यूर जो है क्या दिया है, तन्यूर जो है कि एक अकेले ब्राह्मण अथवा एक ब्राह्मण समूह को दान में दिए गए ग्राम थे। तो ये एक अकेले ब्राह्मण अथवा एक ब्राह्मण समूह को दान में दिए गए ग्राम को क्या कहा जाता है, इसको जो है कि एक भोग्य या ब्रह्म भोग्य कहा जाता था। और तन्यूर क्या होता था, तन्यूर के बारे में हम जान लें तो तन्यूर क्या कहलाता था। तो तन्यूर क्या होता था, तो जो है कि जब बड़े बड़े शहर या गांव एक अलग कुर्रम गांव समूह बन जाते थे तो उसे तन्यूर कहा जाता था, ठीक है। और घटिका क्या होता था, तो घटिका जो है कि प्राय मंदिरों के साथ संबद्ध विद्यालय था, ठीक है। तो ये भी इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो देखें तो 7वें का आंसर क्या हो जाएगा, तो 7वें का आंसर डी हो जाएगा, ठीक है, 7वें का आंसर डी हो जाएगा। अब आगे देख लेते हैं क्या है प्रश्न। 8वां प्रश्न है कि राजवंश जो कन्नौज पर आधिपत्य स्थापित करने में त्रिकोणीय संघर्ष में उलझे हुए थे। तो देखें तो जो त्रिकोणीय संघर्ष हुआ था इसमें कौन कौन थे, तो इसमें जो है कि कौन कौन थे, तो पाल थे, ठीक है, पाल थे, प्रतिहार थे और राष्ट्रकूट थे, ठीक है। और राष्ट्रकूट वंश का स्थापना किसने किया, तो ये दंतिदुर्ग ने किया था। पाल की स्थापना किसने, गोपाल ने किया था, ठीक है। तो देखें तो इसमें कौन कौन थे, तो पाल थे, प्रतिहार थे और राष्ट्रकूट थे। तो थोड़ा सा इसके बारे में हम जान लें। तो
जो तिकोड़ी संघर्ष था क्यों हुआ था? तो तिकोड़ी संघर्ष देखा जाए तो यह संघर्ष गुर्जर, प्रतिहार, पाल वंश और राष्ट्रकूट वंश के शासकों के बीच हुआ था। और देखें तो उस समय कन्नौज जो है उस समय उत्तर भारत की राजनीतिक और आर्थिक गतिविधियों का केंद्र था। और इस नगर में क्या होता था? तो इस नगर में जो है कि इस नगर में पर अधिकार को लेकर के पाल, गुर्जर, प्रतिहार शासकों के बीच संघर्ष छिड़ा। बाद में देखें तो दक्षिण के राष्ट्रकूट राजा ध्रुव, कौन थे? राजा ध्रुव ने इस संघर्ष में हस्तक्षेप किया। अंत में गुर्जर प्रतिहार वंश के शासकों को इसमें सफलता मिली। तो इसका क्या हो जाएगा? तो आठवें का सी हो जाएगा। ठीक है, आठवें का आंसर क्या हो जाएगा? तो आठवें का सी हो जाएगा। अब आगे देख लेते हैं क्या है प्रश्न। 9वां प्रश्न है कि सूची 1 को सूची 2 से सुमिलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर को चुनिए। ठीक है, तो रामानुज क्या दिया? तो रामानुज जो है कि रामानुज किस दर्शन से संबंधित थे? तो ये रामानुज विशिष्टा द्वैत से संबंधित थे। माधवाचार्य, तो माधवाचार्य जो है कि द्वैत से संबंधित थे। निम्बार्क किसे थे? तो द्वैत से संबंधित थे। बल्लवाचार्य किसे? तो शुद्धा द्वैत से संबंधित थे। तो इस प्रकार देखें तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो ए का 4, बी का 3 और सी का 2, डी का 1। तो इसका आंसर क्या होगा? तो 9वें का ए हो जाएगा। ठीक है, 9वें का ए हो जाएगा। अब आगे देख लेते हैं क्या है प्रश्न। 10वां प्रश्न कि औरंगजेब के शासनकाल के निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए और उनको कालानुक्रम अनुसार व्यवस्थित कीजिए। तो देखें तो औरंगजेब के शासनकाल में तो ये समझिए कि ये प्रश्न जो है कि बहुत रिपीट होता है। ये प्रश्न जो है कि बहुत ज़्यादा रिपीट होता है, तो आप लोग इसको अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं क्या दिया है। तो देखें तो जो देवराई की लड़ाई कब होती है? देवराई की लड़ाई जो है कि 14 अप्रैल 1659 ईस्वी को होता है। कब होता है? 14 अप्रैल 1659 ईस्वी को होता है। बनारस के पास सूजा की पराजय कब होता है? 24 फरवरी 1658 को होता है। 24 फरवरी 1658 को होता है। सामूगढ़ की लड़ाई कब होती है? तो 29 मई 1658 को होता है। कब होता है? तो 29 मई 1658 को होता है। और देवराई की लड़ाई कब होती है? तो देवराई की लड़ाई 14 अप्रैल 1659 को, देवराई की लड़ाई 14 अप्रैल 1659 को होता है। ठीक है, 1659 को होता है। और तो इस प्रकार देखें तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो सबसे पहले कौन सी लड़ाई होती है? तो सबसे पहले आपका ये बनारस के पास सूजा की लड़ाई, सूजा की पराजय, तो दूसरा आ जाएगा सबसे पहले। उसके बाद से कौन सी लड़ाई होती है? धर्मत में विजय होता है। धर्मत में विजय कब होता है? तो ये 15 अप्रैल 1658 को होता है। उसके बाद से सामूगढ़ की लड़ाई होती है और लास्ट में क्या होता है? धर्मत में विजय होता है। तो ये कब होता है? तो 15 अप्रैल 1658 को होता है। इस प्रकार इसका आंसर देखें तो क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा। ठीक है, 10वें का डी हो जाएगा। 10वें का डी हो जाएगा। अब आगे देख लेते हैं क्या है प्रश्न। 11 नंबर प्रश्न है कि सूची 1 को सूची 2 से सुमिलित कीजिए तथा नीचे दिए कूट की सहायता से सही उत्तर को चुनिए। ठीक है, तो एक और क्या दिया? एक और शासक दिया, एक और अधिकारी दिया, एक और कबीला दिया है। तो देखें तो इल्तुतमिश ये कबीले को क्या कहा जाता? तो ये शमसी थे। ठीक है, शमसी थे। बलबन कौन थे? तो ये बलबन जो है कि इलबरी थे। ठीक है, बलबन इलबरी थे। जमरुद्दीन याकूत कौन से कबीला के थे? तो ये हबसी के थे। ठीक है, हबसी के थे। और मंगू कौन थे? तो ये मंगोल के थे। ठीक है, मंगोल के थे। तो इस प्रकार इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो ए का 1, बी का 3 देख लेते हैं। ए का 1, बी का 3 और सी का 4, डी का 2। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो 11 का ए हो जाएगा। 11 का क्या हो जाएगा आंसर इसका? 11 का ए हो जाएगा। अब आगे देख लेते हैं क्या है प्रश्न। 12 नंबर प्रश्न है कि विजयनगर पर शासन करने वाले वंशों के सही कार्यक्रम का चयन कीजिए। ठीक है, तो देख लेते हैं क्या है। तो सबसे पहले विजयनगर, इसमें संगम ए दिया है संगम तुलुप सालू आरावीडू, बी दिया है तुलुप संगम सालू आरावीडू, सी दिया है आरावीडू संगम तुलुप सालू और डी दिया है संगम सालूप तुलुप आरावीडू। तो देखें तो विजयनगर पर शासन करने वाले शासकों के वंशों के सही कालक्रम क्या है? तो ये संगम है। संगम के बाद से कौन आते हैं? सालूब आते हैं। सालू के बाद से तुलुप आते हैं। तुलुप के बाद से आरावीडू आते हैं। थोड़ा सा हम लोग विजयनगर साम्राज्य के बारे में जान लेते हैं। तो विजयनगर की साम्राज्य की स्थापना कौन करता है? 1336 ईस्वी में हरिहर बुक्का नामक 2 भाइयों ने करते हैं। और ये दोनों जो है कि ये दोनों यादव वंशी शासक राजा संगम के देखें तो ये पुत्र थे। और इनके बारे में देखा है तो संगम वंश ने कब स्थापना होता है? संगम वंश ने 1336 ईस्वी में से 1485 ईस्वी तक विजयनगर प्रशासन करते हैं। तो संगम वंश कब तक करते हैं? तो 1336 से 1485 ईस्वी तक विजयनगर प्रशासन करते हैं। उसके बाद से देखें तो संगम वंश के अंतिम शासक कौन थे? तो विरूपाक्ष थे, जो 1485 ईस्वी में बनते हैं। और इनको अपदस्थ करके इनको हरा करके सालूब नरसिंह ने गद्दी पर अधिकार कर लेता है। उसके बाद से सालूब राजवंश की स्थापना होती है, जिसमें सालूब राजवंश कब तक शासन करता है? तो सालूब जो है कि 1485 से लेकर के 1505 ईस्वी तक शासन करता है। और सालूब के पुत्र कौन होते? तो इमाद नरसिंह होते हैं। ठीक है, सालूब के पुत्र इमाद नरसिंह
का वध कौन कर देता है, तो वीर नरसिंह कर देते हैं 1505 में, और विजयनगर की सत्ता पर अधिकार कर लेते हैं। उसके बाद से तुलु वंश की स्थापना होती है। तुलु वंश की स्थापना कब होती है, तो 1505 से 1565 ईस्वी तक ये इसका शासनकाल होता है। और सबसे बाद में देखें तो सबसे बाद में जो है कि विजयनगर में शासन करने वाला वंश कौन था, तो ये अरवाडू था। ठीक है, अरवाडू था, जिसने 1570 ईस्वी में विजयनगर के पतन का ये जो है कि जब विजयनगर का पतन हो गया उस समय तक ये शासन किया था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो 12 का डी हो जाएगा। अब आगे देख लेते हैं क्या है प्रश्न। 13वां प्रश्न है कि दक्कन की बहमनी स्थापत्य अपनी विशिष्ट मौलिकता और स्वतंत्र शैली के लिए प्रतिष्ठित है। बहमनी स्थापत्य कला के बारे में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं, तो इसने अपने तत्व दिल्ली सल्तनत की स्थापत्य शैलियों और सुदूर फारस की स्थापत्य शैलियों से प्राप्त किए हैं। दूसरा है कि बहमनियों द्वारा निर्मित किले निसंदेह यूरोप के उसी काल के किन्हीं किलों से काफ़ी बड़ा कर महानतम स्मारक थे। तीसरा है कि बहमनी स्थापत्य में हिंदू एवं इस्लामी दोनों शैलियों का सामंजस्यपूर्ण मिश्रण प्रतिबिंबित होता है। तो ये बिल्कुल सही दिया हुआ है। बहमनियों द्वारा निर्मित किले निसंदेह यूरोप के उसी काल के किन्हीं किलों से काफ़ी बढ़कर महानतम स्मारक, तो ये गलत दिया हुआ है। आगे क्या है, इसने अपने तत्व दिल्ली सल्तनत की स्थापत्य शैलियों और सुदूर फारस की स्थापत्य शैलियों से प्राप्त किया, तो ये सही दिया। इस पर क्या हो जाएगा, तो इसका आंसर देखें तो पहला और तीसरा। तो 13 क्या हो जाएगा, तो 13 का सी हो जाएगा, 13 का सी हो जाएगा। और थोड़ा इसके बारे में देखें तो देखें तो दक्कन की जो बहमनी स्थापत्य कला थी उसके बारे में थोड़ा देखें तो ये अपनी विशिष्ट मौलिकता और स्वतंत्र शैली के लिए प्रसिद्ध थे। और यह देखें तो यह दिल्ली सल्तनत और फारस की शैलियों के स्थापत्य का मिश्रण है। इस बहमनी स्थापत्य में हिंदू और मुस्लिम दोनों की शैलियों का सामंजस्यपूर्ण संबंध स्थापित किया गया है। तो इस प्रकार इसका आंसर क्या होगा, 13 का सी हो जाएगा। अब आगे देख लेते हैं क्या है। 14वां प्रश्न के सगुण भक्ति परंपराओं के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। ठीक है, ये देखना है। तो देखें तो क्या दिया है, पहला जो है कि सगुण भक्ति परंपराएं विशिष्ट देवताओं जैसे विष्णु या उनके अवतारों की आराधना पर केंद्रित हैं। आगे क्या दिया है, आगे दिया है कि सगुण भक्ति परंपराओं में देवी एवं देवताओं की अवधारणा मानवाकृति मानवरूपी रूपों में की जाती है। तो देखें तो ये दोनों कथन इसमें सही दिए हुए हैं। ठीक है, दोनों कथन, पहला जो कथन है वो भी सही दिया हुआ था, जो पहला कथन है ये भी सही दिया हुआ था। ठीक है, कि सगुण भक्ति परंपराएं विशिष्ट देवताओं जैसे कि विष्णु या उनके अवतारों की आराधना पर केंद्रित है, ये भी सही दिया होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो 14 का सी हो जाएगा। ठीक है, 14 का सी हो जाएगा, 14 का आंसर सी हो जाएगा। अब आगे देख लेते हैं क्या है प्रश्न। 15वां प्रश्न कि निम्नलिखित युगों में से गलत युग को पहचानिए। तो पहला दिया है चिश्ती दिल्ली और दोआब में, देखें तो ये सही दिया हुआ है। ठीक है, सुहरवादी ये सिंध दिया, ये भी सही दिया हुआ। औलिया कहाँ पर दिया है, तो औलिया मध्य प्रदेश में, ये बल्कि गलत है। औलिया कहाँ पर, तो ये दिल्ली में। ठीक है, औलिया दिल्ली में। फिरदौसी कहाँ पर, तो फिरदौसी बिहार में। ठीक है, तो इस प्रकार इसका गलत युग को देखना था, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो ये सी हो जाएगा, 15 का सी हो जाएगा। अब आगे देख लेते हैं क्या है प्रश्न। निम्नलिखित कृतियों को उनके लेखक से सुमिलित करके शाही कूटों में से उत्तर चुनिए। तो हकीके हिंद ये किसकी रचना है, तो हकीके हिंद जो है कि किसकी रचना है, तो ये अब्दुल वाहिद बिलग्रामी की रचना है। ठीक है, अब्दुल वाहिद बिलग्रामी की रचना है। ताजिबुल अखलाक ये किसकी है, औफ़ी की, ये किसकी है, ये किसकी, इनकी रचना क्या नाम है, तो इब्न मिस्काविया है। कुजुल तिंजार ये किसकी रचना है, तो जो है कि बैलक अल कवायकी है। ठीक है, बैलक अल कवायकी है। उसके बाद से जामुल हिकायत किसकी है, तो जामुल हिकायत जो है कि ये कौन है, तो जहरुद्दीन नस्र मोहम्मद औफ़ी हैं। ठीक है, तो इस पर क्या हो जाएगा, तो इसका आंसर देखें तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो ए का 3। ठीक है, ए का 3 और ए का 3 था। बी का ताजीबुल अखलाक का कौन थे, तो इब्न मिस्काविया थे। और सी का क्या था, तो कुजुल तिंजार के बैलक अल कवायकी थे। और जामुल हिकायत कौन थे, तो जहरुद्दीन नस्र मोहम्मद औफ़ी थे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो 16 का ए हो जाएगा। ठीक है, 16 का ए हो जाएगा। अब आगे देख लेते हैं क्या है प्रश्न। 17वां प्रश्न के सूची 1 को सूची 2 से सुमिलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर को चुनिए। तो एक और क्या दिया, एक और सूची 1 में व्यक्ति दिया है, एक और संबंधित कार्य पद दिए हैं। तो डीके कर में ये कौन थे, तो ये कौन थे, तो सचिव वीडो रीमैरिज एसोसिएशन के से संबंधित थे। और जेई बेथुन कौन थे, तो ये कलकत्ता में कौन थे, तो कलकत्ता में कन्या विद्यालय की स्थापना किए थे। ईश्वरचंद विद्यासागर कौन थे, तो ये कलकत्ता में ईश्वरचंद विद्यासागर थे, तो कलकत्ता में संस्कृत के कॉलेज के प्राचार्य थे। और बीएस मालाबारी कौन थे, तो बाल विवाह के विरुद्ध संघर्ष प्रारंभ करने का काम था। ठीक है, तो क्या हो जाएगा इसका आंसर देखें तो ए का 2 बी का 1, ए का 2 बी का 1 और क्या था, सी का 4। ठीक है,
ईश्वर चंद्र विद्यासागर तो ये कलकत्ता में संस्कृत कॉलेज के प्राचार्य थे। तो सी का 4, डी का 3। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो 17 का क्या हो जाएगा? तो 17 का बी हो जाएगा। ठीक है, 17 का बी हो जाएगा। अब आगे देख लेते हैं क्या है प्रश्न। 18वां नंबर प्रश्न कि भारत में पुर्तगालियों के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन से सही हैं? क्या दिया है? 16वीं शताब्दी में पूर्वी व्यापार पर उनका एकाधिकार था। प्रारंभ में उनका बम्बई पर स्वामित्व था। तो देखें तो पहला जो कथन है ये सही दिया हुआ है। ठीक है, पहला कथन सही है। प्रारंभ में उनका बम्बई पर स्वामित्व था, तो ये भी सही दिया हुआ है। उनके पास कोचीन, दीव और दमन में व्यापारिक बस्तियां थी। तो देखें तो ये भी सही दिया हुआ है। ठीक है, ये भी सही है। मुगलें उन्हें किसी भी व्यापारिक छूट से वंचित किया था। तो ये गलत दिया हुआ है। ठीक है, ये गलत दिया हुआ है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो 18 का ए हो जाएगा। ठीक है, 18 का क्या हो जाएगा इसका आंसर? तो 18 का ए हो जाएगा। थोड़ा सा इसके बारे में हम जान लें। ठीक है, तो भारत में पुर्तगालियों का प्रथम आगमन कब होता है? तो ये वास्को डी गामा के रूप में 1498 ईस्वी में होता है। और जो पुर्तगाली थे अपना प्रथम कारखाना कहाँ पर स्थापित करते? तो 1503 ईस्वी में कोचीन में स्थापित करते हैं। ठीक है, उसके बाद से 1510 में गोवा में स्थापित करते हैं। ठीक है, 1510 गोवा में स्थापित करते हैं। उसके बाद से 1535 ईस्वी में दीव आदि स्थानों पर अपने कारखाने स्थापित करते हैं। और पुर्तगालियों ने 1661 ईस्वी में मुंबई को ब्रिटेन को दहेज के स्वरूप में दे दिया। इसके पहले जो है कि देखें तो इसके पहले बम्बई तथा पूर्वी व्यापार पर पुर्तगालियों का एकाधिकार का मुगलों ने पुर्तगालियों को व्यापारिक छूटें प्रदान की थी, न कि वंचित किया था। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो गया? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो 18 का ए हो जाएगा। अब आगे देख लेते हैं क्या है प्रश्न। 19 नंबर प्रश्न की निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। शाहजहां सूजा ने ईस्ट इंडिया कंपनी को 4.5% के सामान्य सीमा शुल्क से 30 लाख रुपयों के वार्षिक भुगतान के बदले मुक्त कर दिया। तो ये देखें तो 30 लाख नहीं बल्कि कितना? 30 लाख नहीं बल्कि 3000 रुपये वार्षिक कर अदायगी किया था। मुर्शिद कुली खां जफर खान ने कंपनी के दस्तक को आंतरिक व्यापार के लिए प्रयोग में न लाए जाने की व्यवस्था दी। तो ये सही दिया हुआ है। ईस्ट इंडिया कंपनी के सेवकों ने भारतीय व्यापारियों को सीमा शुल्क से बचने हेतु दस्तक विक्रय कर दी। तो ये भी सही है। इस प्रकार इसका आंसर देखें तो पहला जो है गलत दिया हुआ था। तो 19 का क्या हो जाएगा? तो 19 का देखें तो 19 का बी हो जाएगा। ठीक है, 19 का बी हो जाएगा। और थोड़ा सा इसके बारे में जान लें हम लोग। तो बंगाल में देखें तो बंगाल में सर्वप्रथम अंग्रेजों को व्यापारिक छूट देने के लिए 1651 ईस्वी में, कब? तो 1651 ईस्वी में बंगाल के सूबेदार कौन थे? तो शाह सूजा ने एक फरमान जारी किया था जिसमें उन्हें 3000 रुपये, यहाँ पर क्या दिया? तो 30 लाख रुपये दिया था। तो 3000 रुपये वार्षिक कर की अदायगी के बदले कंपनी को बंगाल, बिहार, उड़ीसा में मुक्त व्यापार करने का विशेषाधिकार प्रदान किया। और देखें तो बंगाल के नवाब कौन थे? तो मुर्शिद कुली खां ने अंग्रेज अधिकारियों के निजी व्यापार किस पर? तो निजी व्यापार पर चुंगी लगाना अपना अधिकार समझा और उसे कंपनी को निर्देश दिया कि दस्तक का प्रयोग कंपनी के अधिकारी अपने निजी व्यापार के लिए न करें। और देखें तो ईस्ट इंडिया कंपनी कौन? तो ईस्ट इंडिया कंपनी के सेवकों ने भारतीय व्यापारियों को सीमा शुल्क से बचने हेतु दस्तक विक्रय कर दी। और अंग्रेजों को विशेष रियायत देने के संदर्भ में कौन? तो अजीम उस्सान से मतभेद हो गया, जिसके कारण उसे 18वीं शताब्दी में के पूर्वार्ध में बंगाल की राजधानी ढाका के स्थान पर किसको? तो मुर्शिदाबाद को बनाया गया। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो 19 का बी हो जाएगा। अब आगे देख लेते हैं क्या है प्रश्न। 20 नंबर प्रश्न की मराठाओं और ब्रिटिश के बीच निम्नलिखित संधियों, कन्वेंशनों और कालानुक्रम अनुसार सबसे पहले से शुरुआत करने वाली व्यवस्थित कीजिए। तो देखिए सबसे पहले कौन सी संधि होती है मराठाओं और ब्रिटिशों के बीच? तो देखें तो सबसे पहले सूरत की संधि होती है। कौन सी संधि होती है? सूरत की संधि होती है सबसे पहले। कब होती है? तो 1775 में। ठीक है, 1775 में होती है। उसके बाद से कौन सी संधि होती है? तो देखें तो पुरंदर की संधि होती है। पुरंदर की संधि कब होती है? 1776 में। कब होती है? 1776 में। उसके बाद से सालाबाई की संधि कब होती है? सालाबाई की संधि 1782 में होता है, 1782 में। और बड़गावा की संधि कब होती है? तो 1779 में, 1779 में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? देखें तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो सबसे पहले सूरत की संधि, उसके बाद से सूरत की संधि के बाद से पुरंदर की संधि, उसके बाद से सालाबाई की संधि होती है, उसके बाद से बड़गांव की संधि सबसे अंत में होती है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो 20 का ई हो जाएगा। ठीक है, अब आगे देख लेते हैं क्या है प्रश्न। 21 नंबर प्रश्न की भारत में उपनिवेशी शासन के संदर्भ में 1883 में इल्बर्ट बिल का उद्देश्य था, क्या था? तो ये दिया है, जहाँ तक अदालतों की दांडिक अधिकारिता का संबंध था, भारत यूरोपीय लोगों को बराबरी पर लाना था। तो ये देखें तो ये सही दिया हुआ है। ठीक है, इल्बर्ट बिल का उद्देश्य यही था। और देसी प्रेस की स्वतंत्रता पर कड़ा अंकुश लगाना, तो ये गलत दिया हुआ है। ठीक है, ये भी गलत है। और आगे क्या है? शस्त्र एक्ट में संशोधन कर देसी भारतीयों को शस्त्र रखें, तो ये भी गलत दिया हुआ है। ठीक है, तो इस प्रकार इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो 21 का ये हो जाएगा। अब आगे देख लेते हैं क्या है प्रश्न। 22वें प्रश्न की सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए और निम्नलिखित कूट से सही उत्तर को चुनिए। तो एक और क्या दिया है? एक और सूची दी, एक सूची 1 दी, एक और सूची 2 दिया है। ठीक है, तो जोनाथन डंकन एक इससे संबंधित है, तो ये
ये बनारस का अस्थायी बंदोबस्त से संबंधित है, तो ये का 4 हो जाएगा। थॉमस मुनरो कौन थे, तो ये थॉमस मुनरो रैयतवाड़ी बंदोबस्त से संबंधित है। कॉर्नवालिस कौन थे, तो कॉर्नवालिस जो है कि बंगाल का स्थायी बंदोबस्त से संबंधित है। हाल मैकेंजी कौन थे, हाल मैकेंजी मालवाड़ी बंदोबस्त से संबंधित है। तो इस प्रकार इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो ए का 4 और बी का 3 देख लेते हैं। ए का 4, बी का 3 और सी का 2 और हाल मैकेंजी के थे तो मालवाड़ी बंदोबस्त से संबंधित है। तो 22 क्या हो जाएगा, तो 22 का आपका आंसर 22 का ए हो जाएगा। ठीक है, 22 का ए हो जाएगा। अब आगे देख लेते हैं क्या है प्रश्न। 23 नंबर प्रश्न के निम्नलिखित युगों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। ठीक है, तो इसमें क्या दिया, वी.डी. सावरकर द इंडियन वार ऑफ इंडिपेंडेंस, तो ये सही दिया है। R.C. मजूमदार तो डी सिपाही म्यूटनी एंड रिवोल्ट ऑफ 1857, तो ये भी सही दिया हुआ है। राधा कमल मुखर्जी ये क्या दिया, अवध इन रिवोल्ट 1857-58, तो देखें तो ये गलत दिया हुआ है। अवध इन रिवोल्ट 1857-58 ऑफ पॉपुलर रेजिडेंस ये किसकी पुस्तक है, तो ये जो है कि रुद्रांशु मुखर्जी की है, न कि राधा कमल मुखर्जी की। तो इस प्रकार ये गलत हो जाएगा। और क्या दिया है, एस.बी. चौधरी क्या दिया, द इंडियन म्यूटनीज 1857-58, तो ये सही दिया है। ठीक है, सही दिया हुआ है। तो इस प्रकार इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका आंसर जो है कि कौन सा इसमें सही सुमेलित नहीं है, तो सी इसमें सही सुमेलित नहीं दिया हुआ था। ठीक है, तो सी इसका आंसर हो जाएगा। अब आगे देख लेते हैं क्या है प्रश्न। 24 नंबर प्रश्न है कि विचार कीजिए, क्या विचार करना है। कथन 1857 में प्रथम स्वतंत्रता संग्राम ब्रिटिश सरकार से स्वतंत्रता प्राप्त करने में असफल रहा, तो ये सही दिया हुआ है। बहादुर शाह जफर के नेतृत्व को जन सहयोग नहीं मिला था और अधिकांश महत्वपूर्ण रियासतों के शासक उनका साथ देने में कतरा गए, तो ये भी सही दिया हुआ है। तो इस प्रकार इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो 24 का क्या हो जाएगा, 24 का ये हो जाएगा। ठीक है, 24 का ये हो जाएगा। अब आगे देख लेते हैं क्या है प्रश्न। प्रार्थना समाज के बारे में 25वां प्रश्न है कि प्रार्थना समाज के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। इसका उद्देश्य हिंदू समाज में सुधार करना था, यह महाराष्ट्र से संबंधित था, इसका विश्वास एकेश्वरवाद पर था और इसने ब्रह्म समाज को बहुत प्रभावित किया था। तो देखें प्रार्थना समाज से संबंधित देखना है, तो देखें तो इसका उद्देश्य हिंदू समाज में सुधार करना था, तो बिल्कुल सही दिया है। और यह महाराष्ट्र से संबंधित था, तो ये सही दिया हुआ है। इसका विश्वास एकेश्वरवाद पर था, तो ये भी सही है। ठीक है, और आगे इसने ब्रह्म समाज को बहुत प्रभावित किया, तो ये गलत दिया हुआ है। ठीक है, इस प्रकार क्या हो जाएगा, तो 25 का सी हो जाएगा। और देखें तो हम लोग थोड़ा सा प्रार्थना समाज के बारे में जाने तो प्रार्थना समाज की स्थापना कौन करते, 1867 ईस्वी में बम्बई में कौन करते, बम्बई में आत्माराम पांडुरंग द्वारा किया जाता है। और देखें तो प्रार्थना समाज है, प्रार्थना समाज में ने हिंदू धर्म में व्याप्त भ्रष्टाचार के विरुद्ध आवाज़ उठाई तथा हिंदू समाज में सुधार करने का प्रयास किया। और प्रार्थना समाज जो है एकेश्वरवाद में गहरा विश्वास था। इसने क्या क्या काम किए, तो देखें तो बाल विवाह हो गया, पर्दा प्रथा हो गया, बहु विवाह हो गया, जाति प्रथा आदि का विरोध किया। और देखें तो स्त्री शिक्षा हो गया, स्त्री शिक्षा है और विधवा पुनर्विवाह की प्रोत्साहित किया। और लड़की और लड़के की आयु सीमा में वृद्धि हेतु मांग की। और प्रार्थना समाज ने अस्पृश्यता की समाप्ति की मांग नहीं की थी, बल्कि प्रार्थना समाज को लोकप्रिय बनाने का कार्य किसने किया, तो ये रणारने ने किया था। और देखें तो इसके बारे में थोड़ा सा और जान लेते हैं कि दादोबा पांडुरंग तरकडर बम्बई के एक समाज सुधारक थे। हालांकि इन्हें मराठी लोगों में दादोबा पांडुरंग के नाम से भी जाना जाता है। और ये कौन थे, तो ये प्रार्थना समाज से जुड़े हुए थे। अब आगे देख लेते हैं क्या है प्रश्न। 26 नंबर प्रश्न की सूचियों को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। तो सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करते हुए सही उत्तर का चयन कीजिए। ठीक है, तो ब्रह्म समाज की स्थापना ये कहाँ पर होता है, तो ब्रह्म समाज की स्थापना ये कलकत्ता में होता है। कहाँ पर, कलकत्ता में। कब, 1828 ईस्वी में। उसके बाद मानव धर्म समाज की स्थापना कहाँ पर, तो मानव धर्म की स्थापना ये सूरत में होता है। कब होता है, 1844 में। आर्य समाज की स्थापना कहाँ पर होता है, आर्य समाज की स्थापना किसके द्वारा, तो दयानंद सरस्वती के द्वारा 1875 में। ठीक है, 1875 में। उसके बाद से नदवा उलमा की स्थापना कहाँ पर होती है, तो ये लखनऊ में। कहाँ पर होता है, तो लखनऊ में होता है। ठीक है, होता है लखनऊ में। ठीक है, तो इस प्रकार देखें तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो आपका ए का क्या हो जाएगा, तो ए का 3 हो जाएगा। ब्रह्म समाज कोलकाता में, मानव धर्म समाज सूरत में, आर्य समाज कहाँ पर, तो आर्य समाज मुंबई में, नदवा उलमा लखनऊ में। तो इस प्रकार इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो 26 का डी हो जाएगा। ठीक है, 26 नंबर का डी हो जाएगा। अब आगे देख लेते हैं क्या है प्रश्न। 27 नंबर प्रश्न के नीचे 2 कथन दिए गए हैं, जिनमें से एक को अभिकथन ए और दूसरे को कारण आर कहा गया है। क्या है, देख लेते हैं। प्रश्न ए कथन ए है कि बंगाल की एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना वारेन हेस्टिंग्स के काल में हुई थी और उसने सर विलियम जोन्स के पक्ष में उक्त विद्वत संस्था की अध्यक्षता का प्रस्ताव अस्वीकार कर दिया था। तो ये देखें तो ये सही दिया हुआ है। दूसरा है कि वारेन हेस्टिंग्स स्वयं उद्भट विद्वान तथा प्राच्य विद्या का प्रखर समर्थक था, जो संस्कृत, फारसी व अरबी के अध्ययन को प्रोत्साहित करता था। तो ये देखें तो ये दोनों सही दिया हुआ है। इस प्रकार इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो देखें तो
27 का बी हो जाएगा, ठीक है, 27 का बी हो जाएगा। और थोड़ा सा हम लोग जाने एशियाटिक सोसाइटी के बारे में, तो देखें तो बंगाल में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग्स के काल में 1784 ईस्वी में सर विलियम जोन्स ने की थी। और हेस्टिंग्स से देखें तो विलियम जोन्स के पक्ष में संस्था की अध्यक्षता के प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया था। और वारेन हेस्टिंग्स 1772 से 1785 इसका टाइम पीरियड रहता है। बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल था। और ये देखें तो एक प्राच्य विद्वान था, जो प्राच्य विद्या को प्रखर समर्थक था और संस्कृत, उर्दू और फारसी के अध्ययन को प्रोत्साहित करता था, ठीक है, प्रोत्साहित किया था। तो इस प्रकार देखें तो दोनों जो है कथन और कारण दोनों सही है, लेकिन उसकी देखें तो व्याख्या नहीं करता है, क्योंकि देखें तो वारेन हेस्टिंग्स जो है कि वारेन हेस्टिंग्स विलियम जोन्स की योग्यता और विद्वता का सम्मान करता था। तो इसका आंसर क्या होगा? 27 का बी हो जाएगा। अब आगे देख लेते हैं क्या है प्रश्न। 28 नंबर प्रश्न की सूची 1 को सूची 2 से सुमिलित कीजिए। तो देखें क्या है, एक को सूची दी, एक को सूची 2 दिया है, ठीक है। तो इंडियन लीग की स्थापना कौन करता है? इंडियन लीग की स्थापना शिशिर कुमार घोष करते हैं। इंडियन एसोसिएशन की स्थापना कौन करता है? तो इंडियन एसोसिएशन की स्थापना आनंद मोहन बोस करते हैं। फिर उसके बाद से भारतीय राष्ट्रीय उदार संघ की स्थापना कौन करते हैं? तो सुरेंद्र बनर्जी करते हैं। यूनाइटेड इंडियन पेट्रोटिया एसोसिएशन की स्थापना कौन करते हैं? सैयद अहमद खान करते हैं, ठीक है। तो इंडियन लीग की स्थापना कब होती है? तो ये भी आप डेट भी याद रखिए, 1875 में। किसके द्वारा? शिशिर कुमार घोष के द्वारा। और इसका उद्देश्य देखें तो क्या था? तो भारतीयों में राष्ट्रवादी भावना को जगाना तथा राजनीतिक शिक्षा को प्रोत्साहित करना था, ठीक है। फिर उसके बाद से देखें तो इंडियन एसोसिएशन की स्थापना कब होता है? तो इंडियन एसोसिएशन की स्थापना 26 जुलाई 1876 को होता है, 26 जुलाई 1876 को होता है। और उसका उद्देश्य क्या था? तो ये जो है कि इसकी स्थापना कौन करते हैं? ठीक है, इसकी स्थापना कौन करते हैं? इंडियन एसोसिएशन की स्थापना तो ये सुरेंद्रनाथ बनर्जी और आनंद मोहन बोस के सहयोग से होता है। उसके बाद से कौन सा? तो भारतीय राष्ट्रीय उदार संघ की स्थापना कौन करता है? तो ये जिसका नाम इंडियन लिबरल एसोसिएशन भी, ये तो सुरेंद्रनाथ बनर्जी जी करते हैं, ठीक है। और ये इनके अंग्रेजों के प्रति निष्ठा व्यक्त करने के उद्देश्य से कौन? तो सैयद अहमद खान है जो है कि क्या करते हैं? तो इंडियन पेट्रियाटिक एसोसिएशन की स्थापना करते हैं, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो 28 का डी हो जाएगा। अब आगे देख लेते हैं 29वां प्रश्न क्या है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। क्या दिया है? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कलकत्ता में हुआ था। देखें तो एक गलत दिया हुआ है, ठीक है, गलत दिया हुआ है, ये गलत है। कहाँ पर हुआ था? तो ये मुंबई में हुआ था, ठीक है। दूसरा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन दादा भाई नौरोजी की अध्यक्षता में हुआ था। तो ये सही है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस तथा मुस्लिम लीग दोनों ने लखनऊ में 1916 ईस्वी में अधिवेशन किया तथा लखनऊ समझौता संपन्न किया। तो ये देखें तो ये सही है। इस पर क्या हो जाएगा? तो 29 का सी हो जाएगा, 29 का सी हो जाएगा, ठीक है, 29 का सी हो जाएगा। और देखें तो थोड़ा सा इसके बारे में और भी जान लेते हैं क्या है। तो देखें तो A.O. ह्यूम द्वारा संस्थापित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम बैठक कहाँ पर होती है? 28 से 31 दिसंबर 1825 को मुंबई में गोकुलदास तेज संस्कृति विद्यालय परिसर में होता है। इसकी अध्यक्षता कौन करते? तो बेमोश चंद्र बनर्जी करते हैं, ठीक है, बनर्जी करते हैं। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन कहाँ पर होता है? तो कलकत्ता में होता है, ठीक है। ये कहाँ पर होता है? 1886 ईस्वी में होता है, जिसकी अध्यक्षता कौन करते हैं? तो अध्यक्षता जो है कि दादा भाई नौरोजी करते हैं। और इस अधिवेशन में देखें तो सुरेंद्रनाथ बनर्जी को नेशनल कॉन्फ्रेंस कांग्रेस में विलय हो जाता है। और 1906 में ढाका में नवाब सलीमुल्लाह दास द्वारा मुस्लिम लीग के गठन के बाद सांप्रदायिक सौहार्द बिगड़ने लगा इसी में। और उसके बाद से देखें तो मदन मोहन मालवीय और श्रीमती एनी बेसेंट के प्रयास से 1916 में किसके प्रयास से? तो मदन मोहन मालवीय और श्रीमती एनी बेसेंट के प्रयास से 1916 में लखनऊ में कांग्रेस और मुस्लिम लीग की संयुक्त अधिवेशन होता है। और इसकी अध्यक्षता कौन करते हैं? तो इसकी अध्यक्षता अंबिका चरण मजूमदार जी करते हैं। और उसमें पारित प्रस्ताव को लखनऊ पैक्ट के नाम से भी जाना जाता है। प्रस्ताव के तहत मुस्लिम लीग के सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की मांग को स्वीकार कर लिया जाता है। तो थोड़ा सा हम लोग भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जो अधिवेशन हुए थे उसके बारे में थोड़ा सा ट्रिक देख लेते हैं। तो मुक्कमई बकना, ठीक है, आप लोग याद कर रखिएगा, मुक्कमई बकना, ठीक है, बकना। तो देखें तो मुंबई में, फिर कलकत्ता में मुक्कमई, फिर उसके बाद से मुंबई में, फिर उसके बाद से इलाहाबाद में मुक्कमई बकना। बस से आपका बस से कहाँ पर होता है? तो बस से जो है कि फिर बम्बई में, ठीक है, बम्बई में नहीं, सॉरी, ये बंगाल में होता है, ठीक है, बंगाल में होता है। फिर उसके बाद से कलकत्ता में, उसके बाद से देखें तो नागपुर में होता है, ठीक है, नागपुर में होता है। तो आप लोग 7 तक याद रखिएगा, ठीक है। अब आगे देख लेते हैं और भी जो कांग्रेस का अधिवेशन है ये आप लोग अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। अब आगे देख लेते हैं क्या है प्रश्न। 30वां प्रश्न के निम्नलिखित विषयों पर विचार कीजिए तथा उन्हें क्रमानुसार जैसा संविधान में लिखित है व्यवस्थित कीजिए। तो देखिए क्या दिया है, देखें तो
जैसा संविधान में उल्लिखित है उसको उसी क्रम में व्यवस्थित करना है। तो संघ तथा उसके राज्य क्षेत्र, ठीक है, संघ तथा उसका राज्य क्षेत्र है सबसे पहले। उसके बाद से देखें तो उसके बाद से क्या है, उसके बाद से नागरिकता दिया है, उसके बाद से मौलिक कर्तव्य दिया है, तीसरा नागरिकता दिया है, चौथा राज्य के नीति निर्देशक के तत्व दिए हैं। तो देखें तो सबसे पहले जो हम लोग के जो संविधान में उल्लिखित है, सबसे पहले संघ उसका राज्य क्षेत्र है, उसके बाद से क्या है, उसके बाद से नागरिकता है, उसके बाद से क्या है, उसके बाद से देखें तो मौलिक अधिकार है, तो मौलिक अधिकार दिया नहीं है, तो क्या हो जाएगा, राज्य के नीति निर्देशक तत्व है, ठीक है, तो क्या हो जाएगा 1, 3, 4। उसके बाद से लास्ट में क्या आ जाएगा, तो मौलिक कर्तव्य आएगा, तो मौलिक कर्तव्य भाग 4A में है, ठीक है, भाग 4 में ए में है, मौलिक कर्तव्य भाग 4A में है। तो इस प्रकार क्या हो जाएगा, इसका आंसर देखें तो 30 का बी हो जाएगा, ठीक है, 30 का बी हो जाएगा। अब आगे देख लेते हैं क्या है प्रश्न। 31वां प्रश्न, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत का महान न्यायवादी और भारत का सॉलिसिटर जनरल ही सरकार के एकमात्र अधिकारी हैं जिन्हें भारत की संसद की बैठकों में भाग लेने की अनुमति है। भारत के संविधान के अनुसार भारत का महान न्यायवादी अपना त्यागपत्र दे देता है जब वह सरकार जिसने उसको नियुक्त किया था इस्तीफा देती है। तो इसमें क्या देखना है, इसमें कौन सी इसमें सही है। तो देखें तो इसमें दोनों कथन, न तो पहला न तो दूसरा, दोनों कथन इसमें गलत दिए हुए हैं, ठीक है, दोनों कथन गलत दिए हुए हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो देखें तो 31 का डी हो जाएगा, ठीक है, 31 का डी हो जाएगा। और थोड़ा सा हम लोग इसके बारे में जाने तो देखें तो भारत के संविधान में आर्टिकल 88 के अनुसार, आर्टिकल 88 के अनुसार भारत का महान्यायवादी संसद के किसी भी सदन में, ठीक है, और सदनों की किसी संयुक्त बैठक में और संसद की किसी समिति में जिसमें उसका नाम सदस्य के रूप में दिया गया है, वो क्या कर सकता है, तो भाग ले सकता है, ठीक है, भाग ले सकता है, वह बोल सकता है। हालांकि उसे मतदान का अधिकार, देखें तो मतदान का अधिकार नहीं होगा। वही भारत में देखें तो भारत सॉलिसिटर जनरल भारत के महान न्यायवादी के दायित्व में देखें तो ये सहयोग प्रदान करता है, और सॉलिसिटर जनरल को संसद की बैठकों में भाग लेने की देखें तो इसमें अनुमति नहीं है, ठीक है। तो पहला जो कथन है ये गलत दिया हुआ था, ठीक है। और देखें तो संविधान का महान न्यायवादी, संविधान में जो महान न्यायवादी कार्यकाल और पद हटाने की मूल व्यवस्था का देखें तो मूल व्यवस्था का उल्लेख नहीं है। और अनुच्छेद जो है कि अनुच्छेद 76 सब क्लाज 4 के अनुसार देखें तो वह राष्ट्रपति के पश्चात पर्यंत पद धारण करता है, अर्थात राष्ट्रपति उसे कभी भी पद से हटा सकता है। परंपरा अनुसार देखें तो मंत्रिपरिषद के त्यागपत्र पर बदलने पर महान न्यायवादी त्यागपत्र देता है, क्योंकि उसकी नियुक्ति सरकार की सिफारिश पर की जाती है। तो इसका आंसर क्या होगा, 31 का डी हो जाएगा। अब आगे देख लेते हैं क्या है 32वां प्रश्न। सूची 2 से विशेषताओं के साथ सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करते हुए सही उत्तर को चुनिए। तो ठीक है, देख लेते हैं क्या है प्रश्न। एक और क्या दिया है, एक और देखें तो सूची 1 दिया है, एक और सूची 2 दिया है। तो सरकार के प्रकार दिए, एक और मुख्य विशेषताएँ दी हैं, ठीक है, मुख्य विशेषताएँ दी हैं। तो संसदीय सरकार यानी कि सामूहिक उत्तरदायित्व, ठीक है, सामूहिक उत्तरदायित्व, ठीक है, सामूहिक उत्तरदायित्व। उसके बाद से क्या हो जाएगा, अध्यात्मक सरकार यानी क्या हो जाएगा, तो यानी कि शक्ति पृथक्करण। संघीय व्यवस्था यानी कि संघीय व्यवस्था, शक्तियों का विभाजन। एकात्मक व्यवस्था तो शक्तियों का केंद्रीकरण। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 31 का बी हो जाएगा, ठीक है, 31 का बी हो जाएगा, 32 का बी हो जाएगा। अब आगे देख लेते हैं क्या है प्रश्न। और थोड़ा सा इसके बारे में देखें तो हम लोग संघात्मक सरकार सामूहिक उत्तरदायित्व से, ठीक है, अध्यात्मक सरकार शक्ति पृथक्करण से, संघात्मक शासन व्यवस्था शक्तियों के विभाजन से, और एकात्मक शासन एकात्मक शासन व्यवस्था शक्तियों के केंद्रीकरण से। और देखें तो जो संसदात्मक सरकार तथा एकात्मक शासन व्यवस्था का सबसे अच्छा उदाहरण कौन सा, तो ये ग्रेट ब्रिटेन है, ठीक है, ग्रेट ब्रिटेन है। और तथा संघात्मक शासन और अध्यात्मक शासन का सबसे अच्छा उदाहरण देखें तो क्या है, तो यूएसए है, संयुक्त राज्य अमेरिका है, ठीक है। तो आप लोग ये भी ध्यान रखिएगा। अब आगे है प्रश्न की 33वां प्रश्न के नीचे 2 वक्तव्य दिए गए हैं। ए को कथन ए और दूसरे को कारण आर कहा गया है। देख लेते हैं। भारत एक संघात्मक राज्य है जिसे एकात्मक के सशक्त तत्व हैं। तो देखें तो ये सही दिया हुआ है, ठीक है, सही है। कारण है कि भारत एक संसदीय लोकतंत्र है, तो ये भी सही दिया है, लेकिन इसकी ये व्याख्या नहीं कर रहा है, ठीक है। तो 33 का क्या हो जाएगा, तो 33 का बी हो जाएगा, ठीक है, 33 का बी हो जाएगा। देख लेते हैं क्यों देख लेते हैं, क्योंकि देखें तो जो संविधान है, संविधान के अनुच्छेद 1 में भारत को राज्यों का संघ के रूप में स्वीकार किया गया है। और देखें तो जो संघीय ढांचे के अलावा भारतीय संविधान में एकात्मक या गैर संघीय तत्व भी देखें तो इसमें विद्यमान है। और देखें तो सशक्त एकल संविधान, आपातकालीन उपबंध, एकल नागरिकता, एकीकृत न्यायपालिका है हम लोग के संविधान में। और भारतीय संविधान में केंद्र और राज्य दोनों के लिए सरकार के संसदीय स्वरूप को संसदीय स्वरूप को अपनाया गया है,
ठीक है। 33 क्या हो जाएगा, 33 का बी हो जाएगा। अब आगे है कि नीचे 34वां प्रश्न, नीचे दो सूचियाँ दी गई हैं। एक में भारतीय संविधान के प्रावधान है तथा दूसरे में वे देश जहाँ से उन्हें ग्रहण किया गया है उन्हें सम्मिलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करते हुए सही उत्तर का चयन कीजिए। देखें तो क्या है, देख लेते हैं। विधि के समक्ष समता ये कहाँ से लिया गया, तो ये आपका ये कहाँ से लिया गया, तो ये ग्रेट ब्रिटेन से लिया गया, ठीक है, ग्रेट ब्रिटेन से लिया गया। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर देखें तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो ग्रेट ब्रिटेन यानी कि आपका इंग्लैंड से, ठीक है, इंग्लैंड से लिया गया है। विधि के समक्ष समानता तो ये इंग्लैंड से लिया गया है। विधि का समान संरक्षण तो ये कहाँ से लिया गया, तो ये संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया है। विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया ये कहाँ से लिया गया, तो ये जापान से लिया गया है, ठीक है। शैक्षणिक संस्थाओं के लिए राज्यों द्वारा अनुदान तो ये आयरलैंड से लिया गया है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो ए का 2, बी का 1, सी का 3 देख लेते हैं। ए का 2, बी का 1, सी का 3 और डी का 4। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो 34 का बी हो जाएगा, ठीक है, 34 का बी हो जाएगा। अब आगे देख लेते हैं क्या है प्रश्न। 35वें प्रश्न के निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है, ठीक है। तो एक और क्या दिया, एक और मूल कर्तव्य दिया है, सॉरी ए में क्या दिया, मूल कर्तव्य। तो देखें तो भाग ये 4 कॉम है तो ये सही दिया है। राज्य 6 में दिया है, ठीक है, ये सही है। भारत का महान न्यायवादी किस में दिया, तो भारत का महान न्यायवादी तो ये गलत दिया हुआ है। भाग 8 में नहीं बल्कि भाग 13 में नहीं बल्कि किस में है, तो भाग जो है कि भारत का महान न्यायवादी किस में है, तो ये 14 में है, ठीक है, 14 में है, ठीक है। और संघ और राज्यों के अधीन सेवाएं किस में है, तो संघ और राज्यों के अधीन सेवाएं किस में है, तो ये 14 में है, ठीक है, 14 में है। और भारत का महान न्यायवादी किस में है, तो ये गलत दिया हुआ है, ठीक है, ये गलत दिया हुआ है। और भाग 8 में क्या था, तो भाग 8 में जो कि भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर, सॉरी भाग 13 में क्या था, तो ये 13 है। भाग 13 में क्या था, तो भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर व्यापार वाणिज्य समागम है, ठीक है। और संघ और राज्यों का अधीन सेवाएं किस में है, तो 14 में है, ठीक। अब आगे देख लेते हैं तो इसका आंसर क्या होगा, तो 35 का सी हो जाएगा। आगे की 36वां प्रश्न के निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है। एक और विषय दिया है, एक और भारत के संविधान के अनुच्छेद दिया है। तो अस्पृश्यता का अंत 17 में दिया है, ठीक है, तो ये सही दिया हुआ है, ठीक है, ये सही दिया हुआ है। और यहाँ पे सॉरी एक बार थोड़ा सा हम बता दें कि भारत का महान्यायवादी का किस में उल्लेख है, तो भारत का महान्यायवादी भाग 5 के अंतर्गत जो है कि भाग 5 के अंतर्गत आता है। और इसमें इसका वर्णन संविधान के आर्टिकल 76 में किया गया है, ठीक है, 76 में किया गया है। अब आगे देख लेते हैं क्या है 36वें प्रश्न की अस्पृश्यता का अंत किस में है, तो आर्टिकल 17 में है, तो ये सही दिया हुआ है, ठीक है, इसमें सही सुमेलित नहीं है, ये देखना है। तो अस्पृश्यता का अंत इसमें है, तो 17 में है। पिछड़े हुए नागरिकों के किसी वर्ग के पक्ष में नियुक्तियों पदों के लिए आरक्षण है, तो ये सही दिया हुआ है, ठीक है, ये सही है। आगे देख लेते हैं क्या है धर्म मूलवन जात लिंग या जन्म स्थान के आधार पर विभेद का परिचय तो 18 में दिया है, तो ये गलत दिया हुआ है क्योंकि इसमें किस में है, तो ये आर्टिकल 15 में है, ठीक है। और मूल अधिकारों से असंगत या उनका अल्पीकरण वाली विधियाँ तो आर्टिकल 13 में है, तो ये सही दिया हुआ है, ठीक है। अब आगे देख लेते हैं क्या है प्रश्न 37 नंबर है, मिलान कीजिए। आर्टिकल 15 में क्या है, तो आर्टिकल 15 में क्या दिया है, तो धर्म की स्वतंत्रता है, ठीक है, धर्म की स्वतंत्रता है, तो क्या हो जाएगा ए का 1 हो जाएगा, ठीक है, ए का 1 हो जाएगा। संवैधानिक उपचार किसमें है, तो संवैधानिक उपचार आपका संवैधानिक उपचार किस में है, तो 32 में, ठीक है, आर्टिकल 32 में। 20 में क्या है, तो 20 में बंदी के विरुद्ध सुरक्षा है। 25 में क्या है, तो 25 में क्या है, तो धर्म की स्वतंत्रता है, ठीक है, धर्म की स्वतंत्रता है। 25 में क्या है, धर्म की स्वतंत्रता है। और सॉरी आर्टिकल 15 में क्या है, तो आर्टिकल 15 में भेदभाव की मनाही है, ठीक है, भेदभाव की मनाही है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो 37 का 37 क्या हो जाएगा, तो 37 का सी हो जाएगा। ए का 3, ठीक है, ए का 3 हो जाएगा। और बी का क्या हो जाएगा, तो बी का 4 हो जाएगा। और सी का 1 हो जाएगा, डी का 2 हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या आएगा, 37 का सी हो जाएगा, ठीक है, 37 का सी हो जाएगा। अब आगे देख लेते हैं क्या है प्रश्न 38वां प्रश्न है कि सूची को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूटों का प्रयोग कर सही उत्तर का चयन कीजिए। तो एक और अनुच्छेद दिया है, एक और उसके प्रावधान दिए हैं। तो आर्टिकल 215 में क्या है, आर्टिकल 215 में क्या है, तो इसमें देखें तो उच्च न्यायालयों का अभिलेखीय न्यायालय होना, तो एक क्या हो जाएगा, तो एक आपका ए का 4 हो जाएगा, ठीक है, उच्च न्यायालयों का अभिलेख न्यायालय होना। आर्टिकल 222 में क्या है, तो आर्टिकल 222 में किसी न्यायाधीश का एक उच्च न्यायालय से दूसरे उच्च न्यायालय में अंतरण है, तो बी का 1 हो जाएगा। 226 में क्या है, 226 में क्या है, तो इसमें कुछ रीट निकालने की उच्च न्यायालय की शक्ति है 226 में। और 227 में क्या है, 227 में सभी न्यायालयों का अधीक्षण की शक्ति है, तो डी का 2 हो जाएगा। इस प्रकार देखें तो ए का 4 बी का 1 देख लेते हैं, ए का 4 बी का 1, उसके बाद से सी का 3 डी का 2। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका आंसर देखें तो 38 का ए हो जाएगा, ठीक है, 38 का ए हो जाएगा। अब आगे देख लेते हैं क्या है प्रश्न 39वां प्रश्न है सूची को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा और सूचियों के नीचे दिए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर का चयन कीजिए। तो आर्टिकल 16(2) में क्या दिया है, 16(2) में आपका क्या दिया है, तो 16(2) में हम लोग देख लेते हैं, यहाँ पे थोड़ा सा उधर दिया है। तो 16(2) में क्या है, तो राज्यों के अधीन किसी नियोजन या पद के संबंध में केवल धर्म मूल वंश
जाति, लिंग, उद्भव, जन्म स्थान, निवास के आधार पर भेदभाव नहीं। आर्टिकल 29(2) में क्या दिया? आर्टिकल 29(2) में ये है कि राज्य द्वारा घोषित या राज्य सहायता वाले शिक्षण संस्थाओं में प्रवेश पर नागरिकों के साथ केवल धर्म, मूल, वंश, जाति, लिंग, भाषा के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। और आगे क्या दिया? आर्टिकल 30 में क्या है? आर्टिकल 30 में क्या है देखें तो आर्टिकल 30 में है कि धर्म या भाषा, आर्टिकल 30 में 1 में क्या है? आर्टिकल 30(1) में क्या है? धर्म या भाषा पर आधारित सभी अल्पसंख्यक वर्गों को अपनी रुचि के शिक्षण संस्थान स्थापित करने की स्वतंत्रता है। आर्टिकल 31(1) में क्या है? 31 सब क्लास 1 में क्या है देखें तो इसमें क्या क्या कहा गया है? तो इसमें ये कहा गया है कि किसी व्यक्ति को कानूनी तरीके से संपत्ति से वंचित किया जा सकता है, अन्यथा नहीं। ठीक है, अन्यथा नहीं। तो 31(1) में इस प्रकार देखें तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो आपका आंसर इसका 39 का ये हो जाएगा। ठीक है, 39 का ये हो जाएगा। अब आगे देख लेते हैं क्या है। 40वां प्रश्न कि भारत के किसी धार्मिक समुदाय को यदि राष्ट्रीय स्तर पर अल्पसंख्यक वर्ग का दर्जा दिया जाता है तो वह किस विशेष लाभों का हकदार होता है। ठीक है, तो देख लेते हैं। यह समुदाय विशेष शैक्षणिक संस्थानों की स्थापना और संचालन कर सकता है। तो ये देखें तो ये सही दिया हुआ है। भारत के राष्ट्रपति स्वयं इस समुदाय के एक प्रतिनिधि को लोकसभा में मनोनीत कर देते हैं। तो ये गलत दिया हुआ है। यह संप्रदाय प्रधानमंत्री के 15 पॉइंट कार्यक्रम के लाभ प्राप्त कर सकता है। तो ये सही है। इस प्रकार इसका आंसर देखें तो क्या हो जाएगा? तो 40 का सी हो जाएगा। 40 का सी हो जाएगा। और थोड़ा सा हम लोग आर्टिकल देखें तो भारतीय संविधान के आर्टिकल 30 के अंतर्गत शिक्षा संस्थाओं की स्थापना और प्रशासन करने का अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार है। लेकिन आर्टिकल 30(1) के अनुसार धर्म या भाषा पर आधारित सभी अल्पसंख्यक वर्गों को अपनी रुचि के शिक्षा संस्थाओं की स्थापना और प्रशासन करने का अधिकार होता है। ठीक है, अधिकार होगा। और अनुच्छेद 32 में क्या है? 32 में क्या है? सब क्लॉज के अनुसार शिक्षा संस्थाओं को सहायता देने में राज्य किसी शिक्षा संस्था के विरुद्ध इस आधार पर विभेद नहीं करेगा कि वह धर्म या भाषा पर आधारित किसी अल्पसंख्यक वर्ग के प्रबंध में। केंद्र सरकार द्वारा अल्पसंख्यक वर्गों के कल्याण के लिए प्रधानमंत्री के 15 पॉइंट कार्यक्रम प्रारंभ किया गया था। ठीक है, तो आप लोग कमेंट करिएगा कि प्रधानमंत्री के 15 पॉइंट कार्यक्रम क्या है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो 40 नंबर का सी हो जाएगा। अब आगे देख लेते हैं क्या है। 41वें प्रश्न के निम्नलिखित में से कौन से कथन भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन के बारे में सही है? ठीक है, तो कौन सा कथन इसमें सही है? तो ये देखना है। तो देखें तो वह अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित होता है। तो ये सही दिया हुआ है। उसका निर्वाचन क्या होता है? उसका निर्वाचन सभी निर्वाचित संसद सदस्यों और विधानसभा सदस्यों से मिलकर बने निर्वाचक मंडल द्वारा होता है। तो ये सही है। यह प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित होता है। तो ये देखें तो ये गलत दिया हुआ, क्योंकि अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित होते हैं। ठीक है, राष्ट्रपति के निर्वाचन में विधान परिषद के सदस्यों के पास मत देने का अधिकार नहीं है। तो ठीक है, तो ये भी सही दिया हुआ है। ठीक है, क्योंकि विधान परिषद नहीं बल्कि विधानसभा के सदस्यों के पास मत देने का अधिकार होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर 41 का बी हो जाएगा। ठीक है, और थोड़ा सा हम लोग जो है कि राष्ट्रपति के निर्वाचन के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। राष्ट्रपति के निर्वाचन के बारे में जान लेते हैं। तो आर्टिकल देखें तो राष्ट्रपति भारत का संवैधानिक प्रधान होता है। ठीक है, संवैधानिक प्रधान होता है जो अप्रत्यक्ष निर्वाचन से चुना जाता है। और आर्टिकल 54 के अनुसार राष्ट्रपति का निर्वाचन ऐसे निर्वाचक मंडल द्वारा तैयार किया जाएगा जिसमें कौन कौन शामिल होगा? तो इसमें देखें तो संसद में लोकसभा और राज्यसभा तथा राज्य विधानमंडल के निर्वाचित सदस्य, कैसे तो निर्वाचित सदस्य शामिल होंगे, न कि मनोनीत। ठीक है, आप लोग ये भी ध्यान दीजिएगा, मनोनीत सदस्य इसमें शामिल नहीं होते हैं। और देखें तो राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में संसद के मनोनीत सदस्य, राज्य विधानमंडलों के मनोनीत सदस्य तथा राज्य विधान परिषदों के सदस्य जो निर्वाचित और मनोनीत दोनों होते हैं शामिल नहीं किए जाते हैं। ठीक है, तो इस तरह क्या हो जाएगा? इसका आंसर देखें तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 41 का बी हो जाएगा। ठीक है, 41 का बी हो जाएगा। और देखें तो एक और जो है कि आप लोगों को विशेष इसमें बता देते हैं कि 17वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 द्वारा दिल्ली कहाँ पर? तो दिल्ली और पुडुचेरी के विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों के राष्ट्रपति चुनाव में भाग लेने की अनुमति इसमें मिली थी। इसमें तो 17वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 में। अब आगे देख लेते हैं क्या है। 42 नंबर प्रश्न की सूचियों को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा निम्न कूट का प्रयोग करते हुए सही उत्तर का चयन कीजिए। तो फखरुद्दीन अली अहमद, इनका टाइम पीरियड क्या था? राष्ट्रपति जब थे तो अवधि क्या थी इनकी? तो 1974 से 77 तक। तो ए का 2 हो जाएगा। एन सचिव रेड्डी 1977 से 82 तक रहते हैं। डॉक्टर जाकिर हुसैन तो 1967 से 69 तक। ठीक है, 1967 से 69 तक। वीवी गिरी कब तक रहते हैं? 1969 से 74 तक। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो देखें तो क्या हो जाएगा? डी का 1। ठीक है, ए का क्या हो जाएगा? तो ए का आपका ए का 2 हो जाएगा। ए का 2 और ए का 2। बी का क्या हो जाएगा? तो बी का आपका बी का 3। ए का 2 बी का 3। और सी का क्या हो जाएगा? तो सी का क्या हो जाएगा? डॉक्टर जाकिर हुसैन कब तक रहते हैं? 1968 से 69 तक। तो सी का 4 और डी का 1। तो इसका क्या हो जाएगा? तो सी का 4 डी का 1। इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो 42 का सी हो जाएगा। ठीक है, 42 का सी हो जाएगा।
अब आगे देख लेते हैं क्या है प्रश्न। 43वां प्रश्न कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 103 के तहत राष्ट्रपति लोकसभा सदस्यों की निर्भरताओं से संबंधित किसी भी प्रश्न पर कोई निर्णय देने से पूर्व निम्नलिखित में से किसकी राय लेगा, तो ये किसकी राय लेगा, तो ये निर्वाचन आयोग का राय लेगा, ठीक है, निर्वाचन आयोग का ये राय लेगा, ठीक है। तो देख लेते हैं क्या है। आर्टिकल 103(1) क्लॉज में कहा गया है कि के तहत यदि प्रश्न उठता है कि संसद के किसी सदन का कोई सदस्य अनुच्छेद 102 के खंड 1 में वर्णित किसी निर्भरता से ग्रस्त हो गया हो या नहीं हो, तो प्रश्न राष्ट्रपति को विनिश्चय के लिए निर्देशित किया जाएगा और उसका विनिश्चय अंतिम होगा। और देखें तो अनुच्छेद 103 सब क्लास 2 में क्या है, इसके अनुसार देखें तो ऐसे किसी प्रश्न पर विनिश्चय करने के पहले राष्ट्रपति निर्वाचन आयोग की राय लेगा और ऐसी राय के अनुसार वो कार्य करेगा, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 43 का बी हो जाएगा। 44वें प्रश्न के नीचे दो वक्तव्य दिए गए हैं जिसमें से एक कथन ए और दूसरे को कारण आर कहा गया है। कथन ए है कि भारत के राष्ट्रपति अप्रत्यक्ष रूप से चुने जाते हैं, तो देखें तो बिल्कुल सही बात कहा गया है। सरकार के संसदीय स्वरूप में राज्याध्यक्ष केवल नाम मात्र अध्यक्ष होता है, तो ये भी सही दिया हुआ है। तो 44 क्या हो जाएगा, तो 44 का आपका 44 का आंसर क्या हो जाएगा, 44 का ए हो जाएगा, ठीक है, 44 का ए हो जाएगा। और थोड़ा सा राष्ट्रपति के बारे में हम जाने तो देखें तो जो राष्ट्रपति का देखें तो अप्रत्यक्ष चुनाव संविधान में परिकल्पित सरकार की संसदीय व्यवस्था के साथ सद्भाव रखता है और इस व्यवस्था में देखें तो राष्ट्रपति केवल नाम मात्र का कार्यकारी होता है तथा मुख्य शक्तियां किसके पास होती है, मुख्य शक्तियां प्रधानमंत्री के नेतृत्व वाले मंत्रिमंडल में निहित होता है। यह उचित नहीं होता यदि राष्ट्रपति का प्रत्यक्ष चुनाव होता और उसका वास्तविक शक्तियाँ न दी जाती, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो 44 का ए हो जाएगा। अब आगे देख लेते हैं क्या है प्रश्न। 45वें प्रश्न के निम्नलिखित में से कौन सा भारत के राष्ट्रपति और राज्यों के राज्यपाल के लिए सादृश्य नहीं है, ठीक है, समान नहीं है, ये पूछ रहा है। तो ए दिया है शक्तियों पर संवैधानिक प्रतिबंध, बी दिया है मंत्रिपरिषद के परामर्श से अपने कार्यों का निष्पादन, और सी दिया है न तो संसद और न किसी राज्य के विधानमंडल का सदस्य न होना, डी दिया है महाभियोग प्रक्रिया। तो देखें तो भारत के राष्ट्रपति और राज्यों के राज्यपाल के समान कौन सा इसमें नहीं है, तो देखें तो जो महाभियोग की प्रक्रिया है वो समान नहीं है क्योंकि राष्ट्रपति के ऊपर महाभियोग की प्रक्रिया अपनाई जाती है किसके, तो आर्टिकल 61 के तहत, जबकि राज्यपाल राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपने पद पर बना रहता है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो 45 का डी हो जाएगा। 46वां प्रश्न है कि भारत की संसद के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। संविधान में एक संसदीय प्रणाली के सरकार का प्रावधान है, तो देखें तो ये सही दिया हुआ है, ठीक है, सही दिया हुआ है। क्या है, क्या देखना है, संसद के संबंध में देखना है, तो संविधान में एक संसदीय प्रणाली का सरकार का प्रावधान है, ये सही दिया है। संसद का प्रमुख कार्य है कि मंत्रिमंडल का प्रावधान करना, तो ये भी सही दिया हुआ है। मंत्रिमंडल की सदस्यता निम्न सदन तक सीमित रहती है, तो देखें तो ये गलत दिया हुआ है क्योंकि निम्न सदन नहीं बल्कि लोकसभा और राज्यसभा दोनों का ये सदस्य हो सकते हैं, ठीक है। और मंत्रिमंडल को लोकप्रिय सदन में बहुमत का विश्वास प्राप्त रहना चाहिए, तो ये भी सही दिया हुआ है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो कौन सा कथन सही नहीं है, तो ये सी सही नहीं है। और देखें तो थोड़ा सा इसके बारे में और जान लें हम लोग कि मंत्रिमंडल का सदस्य जो है कि सदस्य लोकसभा और राज्यसभा दोनों में से किसी एक का भी सदस्य हो सकता है और दोनों सदनों का सदस्य न होने पर भी कोई व्यक्ति मंत्रिमंडल का सदस्य हो सकता है, बशर्ते उसे क्या होना चाहिए, तो उसे मंत्री पद धारण करने के पश्चात 6 माह के भीतर दोनों सदनों में से किसी एक सदस्य बनना होगा, अन्यथा उसका मंत्री पद क्या हो जाएगा, तो ये अवैध हो जाएगा। 47वां प्रश्न क्या है, देख लेते हैं। राज्यसभा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। राज्यसभा के मूल को 1919 के विगत वर्ष में खोजा जा सकता है जब सरकार अधिनियम 1919 का अनुसरण करते हुए काउंसिल ऑफ स्टेट के नाम से जाने गए द्वितीय सदन का सृजन किया गया। दूसरा है कि राज्यसभा को यह घोषित करने की विशिष्ट शक्तियाँ हैं कि राष्ट्रपति हित में आवश्यक और समीचीन है कि संसद राज्य सूची के किसी विषय के संदर्भ में विधियाँ निर्मित करें। तो देखें तो इसमें दोनों कथन इसमें सही दिया हुआ है, ठीक है, दोनों कथन इसमें सही दिया हुआ है। तो क्या हो जाएगा, दोनों कथन इसमें सही दिया है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो 47 का सी हो जाएगा, ठीक है, 47 का सी हो जाएगा। और थोड़ा सा हम लोग जान लेते हैं भारत सरकार अधिनियम 1919 के बारे में। तो देखें तो इसके द्वारा एक सदनी विधान परिषद के स्थान पर 2 सदनी वाला विधानमंडल की स्थापना की गई और दोनों सदनों के नाम केंद्रीय विधानसभा तथा राज्य परिषद था, ठीक है, केंद्रीय विधानसभा तथा राज्य परिषद था। अब केंद्रीय विधायिका के 3 अंग थे, कौन कौन से, तो गवर्नर गवर्नर जनरल थे, उसके बाद से राज्य परिषद तथा केंद्रीय विधानसभा थे। और इसी के मूल में देखें तो राज्यसभा
खोजा जा सकता है। संविधान का अनुच्छेद 249(1) में, किसमें, तो 249(1) में यह उपबंध करता है कि यदि राष्ट्रीय हित में आवश्यक हो तो राज्य सूची के किसी विषय पर बाबत संघ अस्थायी विधान बना सकता है। इस विषय में देखें तो इस विषय में संविधान ने राज्यसभा को विशेष भूमिका प्रदान की। किसको, तो राज्यसभा को। ठीक है, राज्यसभा को अपने ये ध्यान दीजिएगा। अब आगे देख लेते हैं क्या है प्रश्न। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका आंसर 47 का सी हो जाएगा। अब आगे देख लेते हैं क्या प्रश्न है। 48वें प्रश्न के निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। लोकसभा की कुल निर्वाचित सदस्यता राज्यों में राज्य की जनसंख्या और क्षेत्रफल के आधार पर वितरित है, तो ये सही दिया है। भारत के संविधान के 84वें संविधान संशोधन द्वारा अध्रुपित निर्वाचन क्षेत्रों के परिसीमन पर लगी रोक को हटा लिया गया, तो ये भी सही दिया हुआ। तो 48 क्या हो जाएगा, 48 का सी हो जाएगा। ठीक है, 48 का सी हो जाएगा। और देखें तो लोकसभा की कुल निर्वाचित सदस्यता राज्यों में राज्य की जनसंख्या और क्षेत्रफल के आधार पर वितरित किया जाता है। और लोकसभा में देखें तो लोकसभा में भारतीय संसद, ये जो है लोकसभा जो है कि भारतीय संसद का ये निम्न सदन है और राज्यसभा उच्च सदन है। ठीक है, और भारतीय संविधान के 84वें संविधान संशोधन अधिनियम ने 42वें संविधान द्वारा लगाए गए निर्वाचन क्षेत्रों के परिसीमन पर रोक को हटा दिया और संविधान संशोधन के बाद 2009 में लोकसभा में चुनाव हुए नए परिसीमन कानून के आधार पर हुए थे। किसमें, तो 2009 में लोकसभा जो चुनाव हुए थे और नए परिसीमन कानून के आधार पर हुए थे। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 48 का सी हो जाएगा। 49वें प्रश्न की सूची को सूची 2 से सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए कोड का प्रयोग करते हुए सही उत्तर को चुनिए। ठीक है, तो देख लेते हैं क्या है। ये प्रवर समिति क्या होती है, तो प्रवर समिति जो है कि बिल की खंडन समीक्षा करती है और परिवर्तनों का सुझाव देती है। तो क्या हो जाएगा, एक आपका 4 हो जाएगा। ठीक है, एक का 4 हो जाएगा। और क्या दिया, लोक लेखा समिति क्या होती है, तो लोक लेखा समिति जो है कि ये है कि लोक लेखा समिति क्या करती है, सरकारी पैसा सविवेक ढंग से खर्च हुआ है या नहीं इसका परीक्षा करती है। तो कौन, तो लोक लेखा समिति करती है। कार्य सलाहकार समिति क्या करती है, तो कार्य सलाहकार समिति क्या करती है, देख लेते हैं। विभिन्न विषयों पर चर्चा के लिए समय का विनिधान करती है। ठीक है, कौन, तो कार्य सलाहकार समिति। ठीक है, कार्य सलाहकार समिति तो क्या हो जाएगा, इस प्रकार सी का 1 हो जाएगा। ठीक है, सी का 1 हो जाएगा। और क्या दिया है, और दिया है कि प्राकलन समिति, तो प्राकलन समिति क्या करती है, तो प्राकलन समिति बजट में विभागीय व्यय की जांच करती है। ठीक है, बजट में विभागीय व्यय की जांच करती है। तो इसका इस प्रकार देखें तो क्या हो जाएगा इसका आंसर, तो 49 का ये हो जाएगा। ठीक है, 49 का ये हो जाएगा। अब आगे देख लेते हैं क्या है प्रश्न। 50वां प्रश्न है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कोई व्यक्ति जब उस तक उसने 30 वर्ष की आयु पूरी न की हो राज्यपाल के रूप में नियुक्ति का पात्र नहीं है। एक ही व्यक्ति को 3 राज्यों के राज्यपाल के रूप में नियुक्त किया जा सकता है। तो देखें तो इसमें कौन सा कथन इसमें सही है, ये देखना है। तो देखें तो जो है कि पहला कथन सही है, क्योंकि ये 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो। ठीक है, राज्यपाल बनने के लिए। और एक ही व्यक्ति को 3 राज्यों के राज्यपाल के रूप में नियुक्त किया जा सकता है, ये सही दिया। इस पर क्या हो जाएगा, तो बी हो जाएगा इसका आंसर। और देखें तो भारत के राष्ट्रपति द्वारा राज्यपाल की नियुक्ति देखें तो की जाती है। और आर्टिकल 157 के अनुसार किसी व्यक्ति को राज्यपाल के पद पर नियुक्त होने के लिए ये अर्थाएँ होनी चाहिए। कौन सी, तो भारत का नागरिक हो। ठीक है, और 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो। और राज्यपाल का कार्यकाल कितने वर्ष होता है, तो ये 5 वर्ष का होता है। और राष्ट्रपति किसी भी समय राज्यपाल को उसके पद से पदच्युत कर सकता है या हटा सकता है। और देखें तो राज्यपाल जो है कि राज्यपाल 1 सदी के राज्यों का राज्यपाल हो सकता है। और राज्यपाल को जन्म से भारत का नागरिक होना आवश्यक नहीं है, या किसी राज्य अथवा संघ सरकार के अंतर्गत लाभ का पद धारण न करता हो। ठीक है, और वह संसद के किसी सदन का या किसी राज्य के विधानमंडल किसी सदन का सदस्य नहीं होना चाहिए। यदि ऐसा है तो राज्यपाल बनने से तिथि से क्या होगा, उसका सदस्यता उसमें समाप्त हो जाएगी। ठीक है, तो आप लोग कमेंट करिएगा कि किस संविधान संशोधन से ये एक ही व्यक्ति को 3 राज्यों के राज्यपाल के रूप में नियुक्त किया जा सकता है। ठीक है, आगे क्या है प्रश्न देख लेते हैं। 51वां प्रश्न, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत के संविधान के अनुसार कोई भी ऐसा व्यक्ति जो मतदान के योग्य है किसी राज्य में 6 माह के लिए मंत्री बनाया जा सकता है, तब भी जबकि वह उस राज्य के विधानमंडल का सदस्य नहीं है। लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 के अनुसार कोई भी ऐसा व्यक्ति जो दंडिक अपराध के अंतर्गत दोषी पाया गया और जिसे 5 वर्ष के लिए कारावास का दंड दिया गया है, चुनाव लड़ने के लिए स्थायी तौर पर अयोग्य हो जाता है, भले ही वह कारावास से मुक्त हो चुका हो। तो देखें तो जो पहला कथन है, क्या देखना है इसमें, पहले ये देख लेते हैं कौन सा इसमें सही है। तो देखें तो जो पहला कथन है ये सही दिया हुआ है। ठीक है, जो पहला कथन है ये सही दिया हुआ है। और दूसरा कथन है ये गलत दिया हुआ है, क्योंकि देख लेते हैं। देखें तो जनप्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा 8(3) के अनुसार यदि कोई व्यक्ति किसी अपराध का दोषी है तथा उसे 2 वर्ष या उससे अधिक की सज़ा दी गई है,
ठीक है। तो जेल से छूटने के 6 वर्षों बाद तक चुनाव लड़ने के लिए अपात्र होगा। कितने? 6 वर्षों के, 5 वर्षों के नहीं बल्कि 6 वर्षों के बाद तक चुनाव लड़ने के लिए अपात्र होगा। इस पर क्या हो जाएगा? तो दूसरा कथन इसमें गलत दिया हुआ, पहला सही था। तो 51 क्या हो जाएगा? तो 51 का ये हो जाएगा। अब आगे देख लेते हैं क्या है प्रश्न। 52 नंबर प्रश्न की सूची 1 को सूची 2 से मिलान करें और नीचे दिए गए 4 विकल्पों में से सही उत्तर का चयन कीजिए। एक संशोधन दिए को विषय दिया है। तो पहला संशोधन ये किसके लिए होता है? तो ये 9वीं अनुसूची के लिए, ठीक है, 9वीं अनुसूची के लिए। तो ए का क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। 44वां संविधान संशोधन किसके लिए? तो ये संपत्ति का अधिकार के लिए होता है। 86वां संविधान संशोधन ये शिक्षा का अधिकार के लिए। और 103वां संविधान संशोधन तो आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए, आरक्षण के लिए होता है। तो क्या हो जाएगा इस आंसर? देखें तो इसका आंसर ए का 4 हो जाएगा, ठीक है, ए का 4 हो गया। और उसके बाद से बी का क्या था? 44वां संविधान संशोधन ये किसके लिए था? तो ये संपत्ति के अधिकार से था। 86वां तो ये शिक्षा के लिए और 103वां तो आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए। तो देखें तो इसका आंसर क्या होगा? तो 52 का बी हो जाएगा, ठीक है, 52 का बी हो जाएगा। अब हम लोग यहीं पे वीडियो को समाप्त करते हैं क्योंकि वीडियो लंबा हो जाएगा, ठीक है, और मिलते हैं आगे, ठीक है। तो आप लोगों को अच्छा लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिएगा, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, ठीक है। आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।